नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम 29 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन देखते हैं हम। 1 फरवरी, 1 फरवरी को हम भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। दोस्तों, ये ऑप्शन मैंने जानबूझकर डाले हैं क्योंकि ये डेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने ये डेट्स डाल दी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था। अब ऑप्शन सी, 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ये क्यों मनाया जाता है? तो भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी चंद्रशेखरा वेंकटा की रमन इफेक्ट की खोज के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और रमन इफेक्ट की खोज के लिए सर सीवी जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को पहली बार कब मनाया गया? तो 28 फरवरी 1987 को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की उत्पत्ति सर सीवी द्वारा रमन प्रभाव की खोज से मानी जाती है। रमन प्रभाव क्या है? तो रमन प्रभाव एक पारदर्शी सामग्री से गुजरते समय प्रकाश के बिखरने की घटना को संदर्भित करता है, जिससे इसकी तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा में परिवर्तन होता है। भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है थाईलैंड के साथ। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। वहाँ के पीएम कौन है? श्रीता थाविसिन। करेंसी क्या चलती है वहाँ की? थाई भाट वहाँ की करेंसी है। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और थाईलैंड के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक के दौरान यह समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के साथ। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। यह अभियान क्यों शुरू किया गया है? तो इस अभियान से शुरू करने का जो उद्देश्य है वह युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है और मताधिकार की उपयोगिता को बताना है, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं वो बहुत कम वोट देने जाते हैं, इतनी जागरूकता नहीं है। तो इसको जागरूक करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी के 6 मार्च के बीच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं के मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। यह अभियान 6 मार्च तक चलेगा। कब से? 28 फरवरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 26 फरवरी से 1 मार्च तक। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित अपने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अभियान के माध्यम से युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। इसका थीम क्या है इस वर्ष?
तो आर्थिक रूप से स्मार्ट बने। मेक ए राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। तो यूसीसी पर उत्तराखंड की तरह विधेयक लाने से पहले किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है? तो यह असम की सरकार ने किया है। असम की सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया है। तो असम की सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है। कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। यूसीसी लागू करने से पहले असम सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड की ही तरह विधेयक पेश करने से पहले असम सरकार ने भी मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। इस अधिनियम के तहत अब मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं अगला। किस देश ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया मॉरिशस ने। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद मॉरिशस गए और मॉरिशस के प्रेसिडेंट के साथ मिले। पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं। फिर यह संशोधन करने का निर्णय लिया। DTAA इसका फुल फॉर्म होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इससे पहले मॉरिशस की जो राजधानी है वह पोर्ट लुइस है। मॉरिशियन रुपी वहाँ की करेंसी है। मॉरिशस सरकार ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौता में संशोधन किया। ये संशोधन भारत में निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण मानदंड बनाएंगे। इन संशोधन का उद्देश्य शोषणकारी रणनीति के माध्यम से कर से बचने या कम करने के अवसरों को रोकना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायो एशिया का 21वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है हैदराबाद में। यहाँ के सीएम कौन है? श्री रेवंत। और गवर्नर कौन है? तमिल साई। एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 27 फरवरी को हैदराबाद में शुरू हुआ। इसका विषय क्या है? डेटा और एआई संभावनाओं को फिर से परिभाषित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनसंख्या के जीनोम अनुक्रमण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कथन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं जीनोम होता क्या है। तो जीनोम जो होता है, जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का संपूर्ण सेट है। एक जीनोम में किसी व्यक्ति के विकास और कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। अब हम कथन देखते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए भारतीय आबादी का 1 लाख जीनोम अनुक्रमण किया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1 लाख नहीं, 10,000 जीनोम का 10,000 जीनोम का अनुक्रमण किया गया है। जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का संपूर्ण सेट है। तो ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का संपूर्ण सेट है। एक जीनोम में किसी व्यक्ति के विकास और कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। जीन आधारित उपचारों के लिए एक डेटाबेस बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न समुदाय के 10,000 भारतीयों के जीनोम को अनुक्रमित किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, जीनोम अध्ययन या अनुक्रमण से स्वास्थ्य देखभाल रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। यूके, चीन, अमेरिका ने लगभग 1 लाख जीनोम का
अनुक्रम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में भारत के सबसे उम्रदराज सांसद शफीकुर रहमान बर्फ का हाल ही में निधन हो गया है। वह कितनी बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं? तो वह 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। शफीकुर रहमान बर्क का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह संसद में भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता थे। वह 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए। लंबी बीमारी से पीड़ित होने के बाद उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, बैंकॉक के सनम लुआंग में। यह अवशेष इसे किस देश ने दिए हैं? तो भारत ने दिए हैं और राज्य बिहार, बिहार ने यह अवशेष दिए हैं। तो बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने थाई प्रधानमंत्री अध्यक्ष श्री थीता थाविसिन को बुद्ध के पवित्र अवशेष भेंट किए हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष और 2 शिष्यों के अवशेषों के साथ भारत से आए और सार्वजनिक सम्मान के लिए बैंकॉक के सनम लुआंग में एक समर्पित मंडप में रखे गए हैं। बैंकॉक की करेंसी क्या है? थाई बात। कैपिटल थाईलैंड की बैंकॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है नाटो ने। इस अभ्यास को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो नाटो सदस्य देशों के बीच संयुक्त सैन्य तैयारी को मजबूती प्रदान करना है। नाटो के महासचिव कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके 12 सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। आज प्रेजेंट टाइम में 31 देश हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाटो सदस्य देशों के बीच संयुक्त सैन्य तैयारी को मजबूती प्रदान करना। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जनवरी 2024 के अंत में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में किस स्थान पर रहा है? तो यह सूचकांक किसने निकाला है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह सूचकांक निकाला है, जिसपे भारत जो है वह 42वें स्थान पर रहा है और 55 देश थे टोटल इसमें, जिसमें से भारत 42वें स्थान पर रहा है। 55 देशों में से भारत ने 38.64% के समग्र स्कोर के साथ 42वां स्थान हासिल किया है। और इस पे टॉप पर कौन रहे थे? 10 अर्थव्यवस्थाएं जो टॉप पर रहीं। पहले नंबर पे रही संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे जर्मनी, पाँचवें पे स्वीडन, छठे पे जापान, सातवें पे नीदरलैंड, आठवें पे आयरलैंड, नौवें पे स्पेन, 10वें पे स्विट्जरलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो परसेंटेज है 95.48%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रहा हमारा लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर अब मैं दे देता हूँ। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह की जाएगी चंडीगढ़ में। और आज आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बायो एशिया का 21वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।